गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र सिंह, श्री शिवराम भारती हाई स्कूल टनकुप्पा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड्स एंड गैसेस। इसमें हम लोग मैटर के डिफरेंट स्टेट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि मैटर के कितने कितने स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोगों ने स्टडी किया है कि मैटर का टोटल 5 स्टेट अभी तक पता लगा है। 5 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। वो स्टेट हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा और BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है, जिसमें से ये 3 स्टेट मोस्ट कॉमन है। बाकी ये 2 स्टेट ये स्पेसिफिक कंडीशन में ये एग्जिस्ट करता है, स्पेसिफिक कंडीशन में क्रिएट किया जाता है। इसमें से इस टॉपिक के अंदर जो हम लोग स्टडी करेंगे उसमें मुख्य रूप से लिक्विड और गैस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अब इसमें हम लोग आते हैं कि कोई भी पदार्थ है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो स्टेट ऑफ मैटर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर्टीज है वो कोई एक एटम, सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि बल्क मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। उसमें बल्क में बहुत सारे एटम, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का जो कंबाइंड प्रॉपर्टी होता है उस पर डिपेंड करता है कि कोई पदार्थ किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अब वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कोई पदार्थ किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, उसको थोड़ा हम लोग स्टडी करेंगे एक एक करके। इसमें स्टेट ऑफ मैटर के लिए किस स्टेट में कोई पदार्थ एग्जिस्ट करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर हैं वो हैं उनके बीच इंटरेक्शंस। एटम्स एक दूसरे को या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। उनके बीच कितना फोर्सेज लगता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं, वीक फोर्सेज हैं। उसमें से मुख्य रूप से है वो वंडर वाल्स फोर्सेज कहते हैं। उसके अंदर वंडर वाल्स फोर्सेज के अंदर आता है पहला डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, या इसको फोर्सेज भी बोलते हैं। डाइपोल इंटरेक्शन। अब यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? जैसे अगर हम लोग कल्पना करते हैं, कोई HCl मॉलिक्यूल की कल्पना करते हैं। इस HCl मॉलिक्यूल में ये एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। इसमें इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस होता है। जिस एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता। जैसे मान लिया कि ऐसे इस तरह से एटम है, इसमें हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। अब यहाँ पर क्लोरीन को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करने की कैपेसिटी अधिक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर ये दोनों का जो ज्वाइंट यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जो कंबाइंड इलेक्ट्रॉन होगा, कॉमन इलेक्ट्रॉन होगा, वो इसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होगा। तो क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा और इस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इस पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इसको डेल्टा नेगेटिव बोलते हैं, इसको डेल्टा पॉजिटिव बोला जाता है।
अब चूंकि इन दोनों पर स्लाइड, ये कंप्लीटली वन पॉजिटिव या वन नेगेटिव नहीं है, स्लाइड चार्जेज हैं, तो ये इस पे चार्ज होने की वजह से अब ये इसको हम लोग दो पोल इसमें हो गया, एक पॉजिटिव हेड हो गया, एक नेगेटिव, स्लाइड डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। तो इसके कारण अब दूसरा मॉलिक्यूल अगर मान लिया आता है इसके बगल में, ये दूसरा मॉलिक्यूल आता है, अब निश्चित रूप से ये जो नेगेटिव हेड है वो चाहेगा कि दूसरे HCl का पॉजिटिव हेड इधर हो, यानी कि इधर H एग्जिस्ट करे और इधर क्लोरीन एग्जिस्ट करे, यानी डेल्टा नेगेटिव यहाँ और डेल्टा पॉजिटिव वाला यहाँ। ये क्लोराइड आयन ये हाइड्रोजन आयन को ये अपनी तरफ शिफ्ट करके रखेगा। दूसरा, अगर इस तरफ कोई एटम आता है, अगर मान लेते हैं कि इस तरह से आता है, तो यहाँ पर ये क्लोरीन इस तरफ शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन इस तरफ शिफ्ट करेगा, इसलिए कि यहाँ पर पॉजिटिव हेड है, ये नेगेटिव हेड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। ये इसका डेल्टा पॉजिटिव वाला हेड हाइड्रोजन वाला इस तरफ शिफ्टेड होगा। यहाँ अगर कोई आइटम ऐसे आता है तो इसका निश्चित रूप से क्लोराइड आयन यहाँ आएगा, H आयन यहाँ आएगा, ये डेल्टा पॉजिटिव का हेड, ये इस तरह से आइटम शिफ्ट करेंगे। अब मान लेते हैं ये कुछ इस तरह से ऐसे है, यहाँ पर H डेल्टा पॉजिटिव, Cl डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे H डेल्टा पॉजिटिव और Cl डेल्टा नेगेटिव। इस तरह से ज्वाइंट, यानी कि इनके बीच अब अट्रैक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा, फोर्सेज लगेंगे। ये फोर्स का कारण क्या है? डायपोल का फॉर्मेशन। तो ये मॉलिक्यूल जो HCl मॉलिक्यूल्स होंगे इनके बीच ये भी डायपोल का फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी डायपोल फॉर्म हो रहा है, यहाँ सभी मॉलिक्यूल्स में डायपोल फॉर्म हो रहा है और एक डायपोल दूसरे डायपोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसमें अब इसमें डायपोल इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो वैल्यू होता है इसको हम लोग Q इंटू डी इसको कर सकते हैं। ये चार्जेज इसका हो गया, ये Q या इसको डेल्टा रिप्रेजेंट करेंगे सीधा, और इंटू डी का मतलब इनके बीच का ये लेंथ, ये दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस, इंटू इस पे जो स्लाइड चार्जेज हुआ है ये डेल्टा इंटू डी, ये होता है म्यू का वैल्यू। ये जितना ज़्यादा होगा म्यू का वैल्यू, ये जिसमें जितना डायपोल मोमेंट जिसका ज़्यादा होगा उसका अट्रैक्शनल फोर्सेज अधिक होंगे, अट्रैक्ट अधिक करेंगे। तो इस पे डिपेंड करता है कि डायपोल इंटरेक्शन कितना है। अब कोई मॉलिक्यूल सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, उसमें दूसरा जो रिस्पॉन्सिबल रीजन है वो होता है आयन डायपोल इंटरेक्शन, यानी आयन और डायपोल के बीच लगने वाला फोर्स। अब मान लेते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड है, इसका ये जब सॉल्यूशन तैयार होता है इसमें ये कटायंस का फॉर्म करेगा, ये इस पे नेगेटिव एनायंस फॉर्म करेगा। अब मान लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर में इसको हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं या कोई वाटर में ही बनाते हैं। तो अब ये चूंकि ये पॉजिटिव हेड है, ये आयन बन गया, ये कटायन हो गया, ये अनायन हो गया, आयंस में टूट जाएगा। अब ये जो कटायंस है, अगर मान लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर H डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन इस साइड शिफ्टेड होगा, इसलिए कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव हेड। ये वाटर मॉलिक्यूल भी एक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, इसमें भी डायपोल फॉर्म होता है। जो नेगेटिव हेड होगा वो कटायंस की तरफ शिफ्ट होगा। यहाँ पर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल अगर ऐसे लेते हैं, ये ऑक्सीजन होगा डेल्टा नेगेटिव, ये हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, यानी डेल्टा पॉजिटिव वाला जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो इस तरफ आउटवर्ड होगा और जो निगेटिव हेड होगा वाटर मॉलिक्यूल का वो इनवर्ड होगा, यानी सोडियम के इर्द गिर्द। अब इसी तरह से ऐसे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रहेगा डेल्टा नेगेटिव, ये हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ऐसे रहेगा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा। इसके चारों तरफ इस तरह से
जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा, वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ इस तरह से बाइंड अप होंगे, इनके बीच ये अट्रैक्शनल फोर्सेज लगेगी। अब ये क्लोरीन पे आते हैं, चूंकि ये निगेटिव आयन है, एनायंस है, तो निश्चित रूप से वाटर मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव हेड है इसके तरफ अगर रहेगा तो वाटर मॉलिक्यूल ऐसे रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन इधर रहेगा, हाइड्रोजन डेल्टा प्लस, इसलिए कि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव इसके पॉजिटिव हेड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। अगर यहाँ वाटर मॉलिक्यूल है तो ये ऑक्सीजन हो गया, इस तरह से ये हाइड्रोजन, ये डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है। निश्चित रूप से वाटर मॉलिक्यूल के जो डेल्टा पॉजिटिव वाला पार्ट होगा यानी हाइड्रोजन एटम होगा, हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ अटैक करके रखेगा। इसी तरह से यहां भी होगा ये डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, यानी इसके चारों तरफ जो एटम्स वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन हेड आउटवर्ड और हाइड्रोजन हेड इनवर्ड इसमें रहेगा। उसके अपोजिट सोडियम के केस में चूंकि यह कटायंस का फॉर्मेशन करता है तो कटायंस की वजह से जो इसका ऑक्सीजन वाला पार्ट होगा नेगेटिव हेड वो इनवर्ड रहेगा, इधर की तरफ रहेगा, और हाइड्रोजन आउटवर्ड रहेगा। तो ये आयन डायपोल इंटरेक्शन हुआ, ये भी डिपेंड, इस पर भी डिपेंड करता है कि कोई पदार्थ वो सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा या गैसेस स्टेट में होगा, इस पर भी डिपेंड करता है। अब थर्ड पे हम लोग आते हैं, जो तीसरा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिस पे स्टेट डिपेंड करता है कि वो सॉलिड लिक्विड गैस में से किस में एग्जिस्ट करेगा, वो है डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल या आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। एक आयनिक कंपाउंड है, एक इंड्यूस्ड डायपोल का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे मान लेते हैं हम लोग पोटेशियम आयोडाइड की बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन जैसे ही तैयार होगा ये आयन में ब्रेक करेगा ये एक आयोनिक कंपाउंड है। इसके साथ अगर आयोडीन को हम लोग मिलाते हैं, ये नॉन पोलर है मॉलिक्यूल, अब इसके साथ अगर इसको हम लोग मिलाते हैं तो चूंकि ये पोटेशियम है, इसमें आयन एग्जिस्ट करते हैं, ये आई हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये I2 है, I2 ऐसे नॉन पोलर कंपाउंड है, लेकिन इसके आयोनिक होने की वजह से इसमें मोमेंट्री या ये कह सकते हैं कि इसमें डायपोल का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें डायपोल का फॉर्मेशन होगा, इसमें डायपोल जब बनेगा तो इसको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा। चूंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, ये नॉन पोलर होने के बावजूद भी इसमें डायपोल बनेगा, इंड्यूस्ड डायपोल बनेगा। इसको इंड्यूस्ड डायपोल कहते हैं। इंडक्शन होगा, इंडक्शन की वजह से वहाँ डायपोल फॉर्मेशन होगा और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट बनेगा, और ये कुल मिला करके ये Ki3 ऐसा, इसको हम लोग डेल्टा नेगेटिव कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर पोटेशियम और आयोडीन, ये आयंस में फॉर्मेशन होने की वजह से इंडक्शन होगा, इंडक्शन की वजह से इंड्यूस्ड डायपोल का फॉर्मेशन होगा और इसमें इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन की वजह से फोर्सेस इसमें लगेंगे। तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है, जिस कंपाउंड के अंदर ये होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी इस पर भी डिपेंड करता है कि जो पदार्थ होगा वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैसियस स्टेट में होगा। नेक्स्ट जो है वो होता है डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। अगर मान लेते हैं कि कोई पोलर कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड जैसे मान लेते हैं एसीटोन हो गया। अब इसमें ये जो ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, डेल्टा नेगेटिव। उसके अपोजिट इस पर डेल्टा पॉजिटिव होगा। अब इसके बगल में मान लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 आता है, ये Cl 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 Cl। अब इस पर इसमें चूंकि ये पोलर कंपाउंड हो गया, इसमें डायपोल का फॉर्मेशन है, इसकी वजह से इसमें इंडक्शन होगा, इसमें इंडक्शन होगा, इस डायपोल की वजह से इसमें इंडक्शन होगा, और इस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, इस पर स्लाइट नेगेटिव, इस पर स्लाइट नेगेटिव, यहाँ पर। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो कार्बन एटम है, इसमें ये कार्बन एटम जो पॉजिटिव हेड है वो इसको अपनी तरफ, इसके क्लोरीन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच इंटरेक्शन लगेगा, फोर्सेज लगेंगे। तो इस फोर्स पर भी डिपेंड करता है कि कोई जो कंपाउंड है वो उसका स्टेट क्या होगा। इसके बाद इसमें है नेक्स्ट, जिसको हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस फोर्सेज, या जिसको लंदन फोर्सेज के इंस्टेंटेनियस इंटरेक्शन, या जिसको हम लोग लंदन फोर्सेज कह सकते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ मोमेंट्री, पार्टिकुलर स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम में, पीरियड ऑफ टाइम में। जो नॉन पोलर कंपाउंड है, जैसे मान लिया ये आपका मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, हीलियम है, नियोन है, या इस तरह के जितने भी जो नॉन पोलर हैं, मान लेते हैं ये हीलियम है। तो कभी कभी इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लिया कि ये एटम है, ये एटम B है, ये भी हीलियम का है, ये भी हीलियम का है। इसके यहाँ पर ये हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होगा, यहाँ भी 2 प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये प्रोबेबिलिटी पिक्चर इसका होता है, इसका जो प्लेस होगा, इसका जो स्थान होगा, उसको मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी तक में भी कहीं पर 0 नहीं हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शिफ्टिंग हो सकता है। इसके पाए जाने की संभावना मैक्सिमम कहीं हो सकता है, लेकिन और उसके अलावा भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर प्रोबेबिलिटी पिक्चर की हम लोग बात करें तो उस वजह से इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोमेंट्री किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है। अब मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट करता है, और इसका जो न्यूक्लियस, ये जो प्रोटॉन है, अगर ये हम लोग ऐसे करते हैं, ये प्रोटॉन इस डायरेक्शन में आ गया और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आया, ये इधर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया, तो इसकी वजह से इस एटम, इस जो हीलियम मॉलिक्यूल है, इस पे इफेक्ट पड़ेगा। ये मान लेते हैं कि अभी बीच में ही है, चूंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस डायरेक्शन में आ गया तो इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेगा, या यूँ कह सकते हैं इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो उसकी वजह से फिर यहाँ क्या होगा उसकी वजह से ये होगा, तीसरा, ये फर्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं, ये सेकंड सिचुएशन मान के अगर चलें, थर्ड सिचुएशन यहाँ देखते हैं, ये मान लेते हैं ये एटम है, ये दूसरा एटम है। अब इसकी वजह से क्या होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया, इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ अटैक करना चाहेगा, तो ये यहाँ पर ये ऐसे मान के चल सकते, इसको यहाँ शिफ्टिंग होगा और इसका न्यूक्लियस स्लाइटली मोमेंट्री कुछ इधर ऐसे शिफ्ट कर जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस इंटरैक्शन, या इसको लंदन फोर्सेज कहते हैं। तो इसकी वजह से भी, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर में ज़्यादा है, तो ई इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसमें भी डायपोल का फॉर्मेशन हो गया, मोमेंट्री डायपोल का फॉर्मेशन हो गया, परमानेंट डायपोल नहीं है, मोमेंट्री डायपोल का फॉर्मेशन हो गया, तो जिसकी वजह से इनके बीच इंटरेक्शन होगा, फोर्सेज लगेंगे। तो इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि कोई पदार्थ किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा।
ये जो पांचों फोर्सेज हुए इसको हम लोग वंडर वॉल्स फोर्सेज कहते हैं, इसको वंडर वॉल्स फोर्सेज कहेंगे। इसके अलावे और होता है, डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। इसके इतना ये फोर्स, इन फोर्सेज के अलावे डिपेंड करता है स्टेट ऑफ मैटर, वो करता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, उसका भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ही रिलेटेड है, जिसमें एक हाइड्रोजन है और वो अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या हैलोजन्स के साथ कंपाउंड बनाता है। मान लेते हैं कि अगर हम लोग HCl की ही बात करते हैं, तो इसमें एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन एटम इसमें बन करके ये कंपाउंड फॉर्म किए हुए हैं। अब इसमें आप मान लेते हैं कि हाइड्रोजन के साथ वाटर का, ये वाटर का कंपाउंड है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दूसरा जो एटम है चाहे वो हैलोजन्स ग्रुप का हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, इसमें या हाइड्रोजन फ्लोराइड हो, तो इसके बीच इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होगा, यहाँ ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होगा, इसलिए कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। यहाँ क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होगा, नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होगा, इसके कारण इसमें भी डायपोल फॉर्म होगा और यहाँ पर इंटरेक्शन लगेगा। तो ये चूंकि इसमें हाइड्रोजन एक कॉमन है, इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। और वाटर में, वाटर के केस में जैसे अगर वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वही आइस का जब फॉर्मेशन होता है तो आइस जो है सॉलिड स्टेट में, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन उसमें होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इस पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है कि कोई पदार्थ सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। इसको थोड़ा हम लोग स्लाइड से भी थोड़ा देख लेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में कौन कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स का जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सारे फोर्सेज इसमें दिखाए गए हैं। जैसे आयन डायपोल इंटरेक्शन है, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन है, इसको इसमें हमने दिखाया है कि किस तरह से एक एटम, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाता है और स्टेट के लिए किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें एक फैक्टर और है जो है उसका थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी के बाद एंड थर्मल एनर्जी। तो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, तो यहाँ हम लोगों ने दिखाया थर्मल एनर्जी और इस पर कैसे डिपेंडेंसी होती है, इसको हम लोग देख लेंगे। तो ये इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे कि थर्मल एनर्जी से किस तरह से रिलेटेड होता है, इसको बोर्ड पर हम लोग देख लेंगे। दो फैक्टर और हैं, दो फैक्टर में एक फैक्टर तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस और दूसरा है थर्मल एनर्जी। जो उसकी मॉलिक्यूल्स है या एटम्स हैं, उनकी थर्मल एनर्जी का मतलब कि अब मान लिया कि उनके बीच जो है वो उसका एनर्जी स्टेट, उसका कॉलिजन अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो हायर एनर्जी स्टेट में होगा, यानी कि उनकी थर्मल एनर्जी अधिक होगी। तो जिसका थर्मल एनर्जी अधिक, अगर मान लिया कि हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें,
तो इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सबसे अधिक होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की अगर बात करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर थर्मल एनर्जी की बात करते हैं, थर्मल एनर्जी की अगर बात करते हैं तो थर्मल एनर्जी आपका गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल होता है उनकी थर्मल एनर्जी हाई ज़्यादा होती है, उससे फिर लिक्विड की होती है और सबसे कम सॉलिड की होती है। सॉलिड में इनकी थर्मल एनर्जी सबसे कम होती है। इसमें जो मॉलिक्यूल हैं हमेशा मोशन में रहते हैं, इनका थर्मल एनर्जी हाई रहता है, मॉलिक्यूल्स जो है मूव करते रहते हैं, इनमें कम मूवमेंट होता है, इनमें तो सबसे कम होता है, इसलिए ये इसमें क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो थर्मल एनर्जी गैसियस स्टेट में सबसे अधिक होगा, लिक्विड में उससे कम होगा, सॉलिड में बहुत कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ये सॉलिड स्टेट में सबसे अधिक होगा, जिसके कारण वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उससे कम लिक्विड में होता है और उससे भी कम गैसियस स्टेट में होता है। तो ये इस पे उसका डिपेंड करता है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे कि गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। अब जैसे गैस की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो वॉल्यूम है, इसके अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका फिक्स नहीं होता है, ये जितना बड़ा पॉट में रखेंगे उतना वॉल्यूम को ही ऑक्युपाई करके रखेगा। इसके अगर गैस के अगर हम लोग एनर्जी स्टेट की बात करें तो इसका एनर्जी हाई होता है, इसका जो एनर्जी होगा वो हाई होता है। इसका शेप, अगर हम लोग शेप की बात करते हैं तो इसका कोई सर्टेन फिक्स्ड शेप नहीं होता है, इसका कोई सर्टेन फिक्स्ड शेप नहीं होता है। इसकी डेंसिटी, अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें तो इसका डेंसिटी सबसे लोवेस्ट होता है। मॉलिक्यूल चूंकि मॉलिक्यूल्स इसके फ्री टू मूव होते हैं इसलिए इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। कंप्रेस करने के बाद डेंसिटी कुछ बढ़ सकता है, ऐसे इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। मान लेते हैं इसका कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी की हाई होती है। गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में अगर लिक्विड को कंप्रेस करना चाहें तो बहुत स्लाइट होगा, सॉलिड में बहुत मुश्किल होगा। तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो हाई होती है, ये ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। उसके बाद डिफ्यूजन में अगर हम लोग आते हैं तो गैसेज में टेंडेंसी होती है एक दूसरे में मिक्सअप होने की, तो ये टेंडेंसी गैस में सबसे अधिक होती है। लिक्विड में भी डिफ्यूजन होगा, उसमें कम होगा, सॉलिड में तो मुश्किल होगा। डिफ्यूजन का केस इसमें गैसेज में सबसे अधिक होता है। तो ये सारे कुछ कुछ प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये गैस की प्रॉपर्टी हुई। अब इसके बाद इसमें हम लोग थोड़ा देखेंगे कि मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में। मेजरेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सा इसका, अब जैसे हम लोग मास को मेजर किया जा सकता है, पदार्थ का मैटर के मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। उसके बाद वॉल्यूम को किया जा सकता है, उसके बाद प्रेशर को किया जा सकता है। प्रेशर, उसका कोई पदार्थ कितना प्रेशर लगा रहा है वो अपने बॉटम पे, या अगर मान लिया गैस है तो अपने पिस्टन पे कितना प्रेशर लगाया जा रहा है उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पदार्थ के टेम्परेचर के स्टेट को हम लोग पता कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर पता किया जा सकता है। तो ये मेजरेबल प्रॉपर्टी है जिसको मेजर किया जा सकता है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको देख सकते हैं, लिक्विड प्रेशर
बाकी प्रेशर में तो हम लोग प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया पीछे क्लासों में हम लोगों ने स्टडी किया है कि कितना वेट उसका है, कोई पदार्थ है कितना वेट लगा रहा है और उसको एरिया से डिवाइड करके हम लोग निकाल लेते हैं। अब लिक्विड में थोड़ा सा उसमें भी वो कंडीशन तो वही होता है, थोड़ा चूंकि लिक्विड के केस में क्या होगा कि यहाँ कितना वेट लग रहा है ये डायरेक्ट ऐसे पता नहीं होगा, हम लोग को बहुत होगा तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ दिया हुआ रहेगा कि कोई लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है और किस डेप्थ पे आपको प्रेशर निकालना है, यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, कहाँ पे प्रेशर निकालना है। तो इसका प्रेशर अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो इसमें अगर मान लेते हैं कि कोई लिक्विड है, उस लिक्विड का डेंसिटी, इसकी डेंसिटी, लिक्विड प्रेशर की बात करते हैं, लिक्विड प्रेशर में मान लेते हैं कि इसकी डेंसिटी है रो। अब मान लेते हैं कि यहां से ऊपर से यहां तक कोई लिक्विड डाला हुआ है, यहां से ये बॉटम पे हमको प्रेशर निकालना है, बॉटम पे प्रेशर निकालना है, यहां से h हाइट तक इसमें लिक्विड है। अब इस बॉटम पे मुझे प्रेशर निकालना है, यानी डेप्थ ऑफ लिक्विड कॉलम कितना हो गया, डेप्थ ऑफ लिक्विड कितना हो गया, ये h हो गया। अब यहां पर हम लोग प्रेशर अगर निकालना चाहेंगे तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, यानी वेट पूरा। अब यहाँ पर हम लोग ये एरिया अगर पूरा इसकी बात करते हैं तो पूरा यहाँ से यहाँ एरिया को अगर हम लोग ए मान लेते हैं, इसके एरिया को ए मान लेते हैं, हाइट यहाँ से लिक्विड कॉलम का हाइट इसका h हो गया, तो इसको वेट यहाँ से पूरा जो लिक्विड है इसका वेट W मानते हैं, इसका एरिया a मानते हैं। इसका वेट कितना हो गया, ये वॉल्यूम इनटू इसकी डेंसिटी, डेंसिटी को यहाँ हम लोग रो लिख रहे हैं और बाय एरिया, इस वॉल्यूम को हम लोग एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट इंटू रो और डिवाइडेड बाय ए से ए कट गया, सॉरी, वेट इक्वल टू होगा मास इंटू जी, मास इंटू जी, एम इंटू जी, एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो इंटू जी बाई ए। वॉल्यूम को हम लोग एरिया इंटू हाइट लिखेंगे इंटू रो इंटू जी लिखेंगे और डिवाइडेड बाई ए कैंसिल हो गया, यानी लिक्विड का प्रेशर हो गया रो जी एच। ये लिक्विड का प्रेशर निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से हम लोग कोई पर्टिकुलर, अब इस हाइट पे हमको निकालना है तो यहाँ से यहाँ का हाइट ले लेंगे, बाकी लिक्विड की डेंसिटी वही होगी, फॉर्मूला इसको यूज कर देंगे, जी का वैल्यू वही होगा, डेंसिटी लिक्विड वही होगा, सिर्फ हाइट डेप्थ ऑफ लिक्विड कॉलम कम बेसी होगा, किस डेप्थ पे वो निकालना चाह रहा है। तो अब इसमें थोड़ा स्लाइड से हम लोग होम असाइनमेंट कुछ हमने दिया है, इसको देख लेंगे। हम लोगों ने डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसके पढ़े, लंडन फोर्सेस पढ़े, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन पढ़े, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट। यहाँ पर कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके दिखाए गए हैं। गैसेज डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, गैसेज डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, गैसेज ऑलवेज फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, गैसेज रैपिडली डिफ्यूज, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेज हैव लो डेंसिटी। ये निकाल के दिखाया हुआ है कि लिक्विड का प्रेशर कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूलों को अभी मैंने बोर्ड पे डिराइव किया। अब इसके बाद इसमें कुछ होम असाइनमेंट हैं
जो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि व्हाट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको करेंगे। और बाकी इसके बाद फिर इसमें फॉर्मूले का डेरिवेशन किया गया है प्रेशर, लिक्विड प्रेशर निकालने के लिए, मैंने बोर्ड पर भी उसको दिखाया है। इसमें मान लेते हैं यहाँ पे कि ये लिक्विड कॉलम है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर यहाँ से प्रेशर डाल रहा है, और ये आपका मरकरी इसके अंदर भरा गया है। मरकरी के ओपन इंड है, यहाँ से क्लोज दिखाया हुआ है इसके, लेकिन ओपन इंड रहेगा। इसको जैसे ही मरकरी के अंदर डालेंगे, इसमें 24 सेंटीमीटर जो हम लोग मरकरी का प्रेशर यहाँ पर 76 सेंटीमीटर ऑफ एसजी बोलते हैं, तो ये 24 सेंटीमीटर डाउन हो जाता है, बाकी 76 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ रह जाता है। इसका मतलब ये जो लिक्विड है ये एयर है, एयर इसको लिक्विड को पुश करके इसके अंदर इसको पुश करना चाहेगा, और लिक्विड वेट की वजह से यहाँ नीचे गिरना चाहता है। अब जब इन दोनों का फोर्सेज बैलेंस होगा, यहाँ से लिक्विड कोई पुश करके इसके ऊपर पुश करना चाहेगा, और लिक्विड वेट के कारण नीचे डाउन होना चाहेगा। जब दोनों का फोर्सेज यहाँ बैलेंस होगा, बैलेंस होने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा, इसके बाद ये ओपन इन होने के बाद भी नहीं गिरता है, और ये नॉर्मल प्रेशर जो है वो 76 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर नीचे से डाउन होगा। यही अगर वाटर का केस लेते हैं तो वाटर में ये डाउन नहीं हो पाता है, चूंकि वो उतना वेट नहीं लगा पाता है जितना में वो वहाँ से, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट वो उतना फोर्स नहीं लगा पाता है कि वो नीचे आ पाए, उसको पुश करके रखता है। लेकिन मरकरी की डेंसिटी अधिक होती है, इसलिए इसमें वेट अधिक लगता है और मरकरी नीचे की तरफ गिरता है, 24 सेंटीमीटर यहाँ गिरेगा। अब इसमें देखिए प्रेशर निकालने के लिए मान लेते हैं कि V वॉल्यूम है और डेंसिटी अगर उस लिक्विड की रो है तो मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी V इंटू रो करेंगे। प्रेशर अगर निकालना होगा फोर्स बाय एरिया करेंगे, फोर्स का मतलब उसका वेट हो गया, वेट यानी mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, अब बाई a हो गया। अब m का वैल्यू यहाँ से v इंटू रो पुट कर देंगे, रो भी इंटू इसका g है, g यहाँ रहेगा, बाई a हो जाएगा। अब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एल इंटू बी इंटू एच होता है, तो एल इंटू बी मीन्स हो गया उसका बेस का एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। अब उसका ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा रो जी और एच, ये रो जी एच इसका फॉर्मूला हो गया प्रेशर का, लिक्विड प्रेशर का। तो लिक्विड का अगर प्रेशर निकालना है उसमें हम लोग को डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ होगा, डेप्थ ऑफ लिक्विड कॉलम दिया होगा और जी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इससे हम लोग को निकालना है। बाकी सॉलिड में जो हम लोग निकालते हैं तो सीधा सीधा उसका मास दे देता है और उसका वेट निकालते हैं जी से मल्टीप्लाई करके और सीधा ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं mg बाई ए, उससे प्रेशर निकलता है सॉलिड के केस में। अब इसके बाद इतना हम लोगों ने स्टडी किया। अब इसके बाद कुछ होम असाइनमेंट यहाँ पर दिए गए हैं जिसको करना है। व्हाट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हम लोगों ने पीछे पढ़ा। व्हाट डू यू मीन बाय आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन ये भी हम लोगों ने पढ़ा। व्हाट इज ओरिजिन ऑफ लंदन फोर्सेस ये इसका जो हम लोगों ने स्टडी किया उसमें मिलेगा, इसका आंसर ट्राई करना है। तो आज क्लास को हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं और इसके आगे का नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग स्टडी करेंगे। धन्यवाद।